माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आज हम ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 21। आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक जो है अपने साथ रखिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है आप उसको राइट डाउन करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास है क्लाइमेट चेंज से। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो चले, कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बुक्स को जो है आप पेज नंबर 21 पे ओपन करिएगा, और यहाँ पे हमारे पास है क्लाइमेट चेंज से सेकंड लास्ट पैराग्राफ से। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जो भी हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में या वेदर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। यानी जो हमारे पास ग्लोबल टेम्परेचर्स है और जो वेदर पैटर्न्स है, लंबे अरसे तक उनमें जो चेंज आ रही है, उनमें जो शिफ्ट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? इम्पैक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसकी वजह से असर पड़ता है किस पे? ऑन डिफरेंट सेक्टर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ के जो है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर असर पड़ता है। अब कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे है मैं आपको बताऊंगा। सेक्टर्स ऑफ जे एंड के क्या है? सेक्टर्स ऑफ जे एंड के, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। अब एग्रीकल्चर जो है इसको बैकबोन ऑफ जे एंड के इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे एप्पल्स है, वॉलनट है, सेफ्रॉन है। तो इसीलिए जो हमारा जो एग्रीकल्चर है हमारे जे एंड के में, इसको बैकबोन ऑफ जे एंड के इकोनॉमी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास टूरिज़्म है और हॉस्पिटैलिटी है, ये भी हमारा एक सेक्टर है। अब टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक सेक्टर है। इसके बाद हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, वो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक सेक्टर है। फॉरेस्ट्स है और बायोडाइवर्सिटी है, ये भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर का एक सेक्टर है। इसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर का एक सेक्टर है। इन सभी सेक्टर्स के ऊपर गहरा असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ऑलरेडी एविडेंट। और ये सभी क्लाइमेट चेंज जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ के ऊपर हो रहा है, ये हमारे सामने वाजिया है। और ये जो डिफरेंट सेक्टर्स पे इनका असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड नीड टू बी असेस्ड साइंटिफिकली। तो साइंसी एतबार से हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए, साइंसी एतबार से हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। फॉर ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का सेक्टर हो, चाहे टूरिज़्म या हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो, चाहे वाटर रिसोर्स या हाइड्रो पावर का सेक्टर हो, फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी का सेक्टर हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर हो। तो इन सभी के ऊपर हमने साइंटिफिकली जायज़ा लेना है, यानी कि गौर व फिक्र करना है, इनके ऊपर रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है। इसके बाद है हमारे पास प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द रिसर्च कैरिड आउट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे हमने क्या किए? प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो है वो हमने हासिल किए। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तिदाई, रिजल्ट्स का मतलब होता है नताइज। जो इब्तिदाई नताइज है वो हमने हासिल किए। कहाँ से? फ्रॉम द रिसर्च, जो हमने तहकीक की
कैरिड आउट मीन्स जो हमने कंप्लीट की, जो हमने एकम्प्लिश की। कहाँ पे? इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो हमने रिसर्च किया इसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो हमारे पास कुछ इब्तिदाई नताइज हासिल हुए। सजेस्ट दैट, और वो हमें जो है इस बात का जो है पता देते हैं, इस बात की जानकारी देते हैं, दैट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्यूचर इमिशंस, कि आने वाले कल में जो फ्यूचर इमिशंस हो जाएंगे, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ से निकलेंगी हमारी एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? द एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज, जो एवरेज टेम्परेचर है यानी कि जो दर्जा हरारत है वैली में, बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी के आखिर तक, वुड बी बिटवीन 2 and 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारे कश्मीर में 21वीं सदी के आखिर तक जो टेम्परेचर है उसमें तकरीबन 2 या 3 डिग्री इजाफा हो जाएगा। अब सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 ईयर्स ऑफ पीरियड। अब ये 21st सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? 1 जनवरी 2001 में स्टार्ट हुआ है, और इसका एंड कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 2100, यानी कि इसका एंड यहाँ पे हो जाएगा 2100 पे, 21st सेंचुरी का। तो होप करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पैराग्राफ के ऊपर। इसके बाद है हमारे पास इरेटिक स्नोफॉल। इरेटिक स्नोफॉल, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास है इरेटिक स्नोफॉल। इरेटिक स्नोफॉल का मतलब होता है जो हमारा स्नोफॉल होता है, यानी कि ऐसा स्नोफॉल दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इरेगुलर एंड इनकॉन्सिस्टेंट इन टाइमिंग, लोकेशन एंड अमाउंट। यानी कि जो इरेटिक स्नोफॉल होता है, यानी कि नाकाबिल पेश गोई जो स्नोफॉल होता है, या बेकायदा जो स्नोफॉल होता है, या बेतरतीब बर्फबारी जो होती है, उसी को हम बोलते हैं इरेटिक स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, मीन्स अनएक्सपेक्टेड है। इरेगुलर यानी कि मुकर्रर वक्त पे नहीं होता है, एंड इनकंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो स्नोफॉल है इसके अमाउंट जो है उसका हमें पता नहीं है, इसकी टाइमिंग का भी हमें पता ही नहीं चलता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है ईयर टू ईयर। तो इसी को हम बोलते हैं इरेटिक स्नोफॉल। तो स्नोफॉल क्या होता है, कभी कभार लेट होता है और कभी कभार जो है वो पहले ही जो है वो रुक जाता है, इसको हम बोलते हैं इरेटिक स्नोफॉल। हॉटर समर्स, जो हमारे पास समर्स है उनमें ज़्यादा गर्मी हो रही है, दर्जा हरारत बढ़ रही है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, हमारे क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी हो रही है, वेरिएबिलिटी मीन्स चेंज, तब्दीली, एंड चेंज ऑफ बोथ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर्स विल अफेक्ट लाइवलीहुड, और जो तब्दीली प्रेसिपिटेशन में होगी यानी कि बारिश और बर्फ़ में जो तब्दीली आएगी, एंड टेम्परेचर और जो दर्जा हरारत में तब्दीली आ जाएगी, वेल अफेक्ट लाइवलीहुड्स, इसकी वजह से जो हमारी जो रोज़ी रोटी है, जो हमारा रोज़ गुजार है उसके ऊपर असर पड़ेगा। देयरफॉर इसीलिए ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग, हमें समझना चाहिए, एंड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और जो क्लाइमेट चेंज है हमें इसका असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट मीन्स हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। असेसमेंट का मतलब होता है स्टडिंग एंड मेजरिंग हाउ द अर्थ's वेदर, टेम्परेचर एंड नेचुरल सिस्टम्स आर शिफ्टिंग। इसकी वजह से असेसमेंट का क्या जायज़ा लेना है कि सरफेस टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो किस तरह से बढ़ रही है, आइस और सी लेवल जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। इसका जायज़ा लेना हमने। इम्पैक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्स, क्योंकि इसकी वजह से असर किसके ऊपर पड़ता है? वाटर रिसोर्स के ऊपर, जो हमारे पास वाटर बॉडीज है उनके ऊपर असर पड़ता है। इज़ क्रिटिकल, ये ज़रूरी है फॉर वाटर रिसोर्स प्लानिंग, जो हमारे पास वाटर रिसोर्स प्लानिंग है इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज का जो है उसको समझे, उसका जायज़ा ले। अब वाटर रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमें ऐसे स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए ताकि हम वाटर को मैनेज कर सके, वाटर को प्रोटेक्ट कर सके, और वाटर को सही तरीके से
और जायज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? वाटर रिसोर्स प्लानिंग। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करनी चाहिए हमें। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऐसे सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं कि हमने कैसे वाटर की जो एनर्जी है उसको हमने कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। यानी कि डैम्स जो है या रिवर चैनल्स जो है वहाँ पे हमने कैसे जो है बहते हुए पानी को जो है इस्तेमाल करना है, उससे कैसे हमें बिजली बनानी है। तो यहाँ पे पहले वाटर को कैप्चर किया जाता है, फिर जो है वाटर को मूव किया जाता है और उसके बाद बिजली बनाई जाती है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग। और हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएंगे कि जब फ्लडिंग का टाइम होता है तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट मीन्स बचाओ, अगेंस्ट फ्लडिंग, फ्लडिंग के खिलाफ, सो दैट वी कैन सिक्योर लाइफ ऑन द अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ताकि जो लाइफ है उसको हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बचा सके। इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप इन द बैकड्रॉप का मतलब इस पस मंज़र में ऑफ लूपिंग वाटर क्राइसिस, यानी कि जो वाटर क्राइसिस हो रही है। वाटर क्राइसिस मीन्स जो हमारे पास वाटर की स्कैर्सिटी है, यानी कि वाटर स्कॉर्सिटी या वाटर शॉर्टेज जो है इन मोस्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के ज़्यादा हिस्सों में जो है वाटर स्कॉर्सिटी होती है। सो हमें क्या करना चाहिए? वी द कस्टडियंस ऑफ वाटर टावर ऑफ एशिया, हम लोग जो है हम वाटर टावर ऑफ एशिया जो है जिसको कोलाहाई ग्लेशियर बोला जाता है, हम उसके कस्टडियंस है, मीन्स हम उसके रखवाले हैं, हम उसके हिफाजत करने वाले लोग हैं। कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है टू बी कम्प्लेसेंट कि हम लापरवाही बरतेंगे। यानी कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम लापरवाही बरतेंगे। हम जो है लापरवाह बनेंगे और इसका जो है नुकसान आने वाली जो जनरेशन है उनको उठाना पड़े। वी नीड टू वर्क विद अदर स्टेक होल्डर्स, हमें दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोकल कम्युनिटीज़ है या सिटीजन्स है, या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, या जो साइंटिस्ट्स है, या जो रिसर्चर्स है, या जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, या जो हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट्स है, इनके साथ हमें काम करना चाहिए फॉर डेवलपिंग, ताकि हम बना सके ए रोबस्ट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी मजबूत हिकमत अमली को हम बना सके फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन द रीजन। ये जो हमारा रीजन है कश्मीर का रीजन, जम्मू और कश्मीर का जो रीजन है, यहाँ पे हम वाटर का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो वाटर है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। सिंपल अल्फाज में आपको कहूँगा कि जो वाटर है इसका हमने जुडिशियस यूज़ करना है, वाइजली इसका यूज़ करना है। द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, यानी कि कल के बच्चे जो है विल बियर, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा द हैवी बर्डन ऑफ आवर इनडिफरेंस इफ़ वी डू नॉट एक्ट टुडे। तो लास्ट सेंटेंस को हम समझते हैं द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, विल बियर, वो बर्दाश्त करेंगे, यानी कि उनको फेस करना पड़ेगा द हैवी बर्डन। हैवी बर्डन यहाँ पे मतलब है जो सेवियर पेनफुल कॉन्सिक्वेंसीज है उनका सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो बच्चे हैं उनको वाटर शॉर्टेज और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इसी को हम बोलेंगे हैवी बर्डन ऑफ आवर इंडिफरेंस। हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि आने वाली पीढ़ी जो है, उनको वाटर स्कैर्सिटी और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ेगा, और ये काफ़ी सेवियर पेनफुल कॉन्सिक्वेंसीज होगी उनके लिए इफ़ वी डू नॉट एक्ट टुडे, अगर आज हमने सही से काम नहीं किया। इफ़ वी डू नॉट एक्ट टुडे, यानी कि अगर आज हमने सही से काम नहीं किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है, उसको इसका सामना करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि ये क्लास भी जो है ये आपके लिए एन्जॉयबल रही होगी।
तो नेक्स्ट हमारा जो भी होगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आते हैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।